हेलो स्टूडेंट्स, ये अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 21 लेक्चर चल रहा है। इस लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है वो चीज़ हमने पढ़ी थी। आज हम इस वाले लेक्चर के अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर किस टाइप से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो सेम इसके अंदर भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जैसा ही है कि डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं मेटल के 5 डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, जब लिगेंड ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स है पांचों समभ्रंश कक्षक डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, मेटल की। जैसे ही लिगेंड इनके पास आने लगते हैं इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और ये इस स्टेज में आ जाते हैं। और जब लिगेंड और ज़्यादा पास आते हैं और लिगेंड टेट्राहेड्रल मैनर में आ रहे हैं, तो देखो टेट्राहेड्रल मैनर में जब लिगेंड आते हैं तो लिगेंड्स जो आते हैं वो अप्रोच करते हैं, लिगेंड अप्रोच करते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में से लिगेंड आते हैं। अब देखो एक्सिस के बीच में से लिगेंड अगर आ रहे हैं तो देखो जो हमने ऑर्बिटल पढ़ा था डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये जो हमने ऑर्बिटल्स देखे थे इनमें जो लोब्स होती हैं वो लोब्स होती है वो एक्स के बीच में होती है। देखो इस तरीके से, ठीक है, ये वाई और जेड एक्सिस है तो लोब्स, ये एक्सिस है इनके बीच में लोब्स है, ठीक है, जेड एक्स, ये जेड और ये एक्स, ठीक है, तो इनमें लोब्स के बीच में एक्सिस के बीच में लोब्स है, ठीक है। तो जब लिगेंड टेट्राहेड्रल मैनर में आते हैं तो इन एक्सिस के बीच में से आते हैं, तो सिंपल सी बात है ये वाले जो ऑर्बिटल होंगे इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनमें ज़्यादा रिपल्शन होगा। ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से इस सेट को हमने T2G सेट नाम दिया था। तो T2G सेट जो होता है वो ज़्यादा रिपेल होता है और ऊपर की तरफ उसकी एनर्जी चली जाती है, T2G सेट। अब देखो जो T2G सेट ऊपर चला जाता है और जो EG सेट होता है उसमें एनर्जी कम होती है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी इस टाइप से T2G सेट। और ये जो टोटल जो एनर्जी गैप होता है इसको डेल टी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, डेल्टा टी। टी मतलब टेट्राहेड्रल के लिए बीच वाले, इसको हमने बेरी सेंटर नाम दिया ही था। और एक चीज़, अब इसको EG नहीं बोलकर सिर्फ E बोला जाता है और इसको T2G नहीं बोलकर T2 बोला जाता है, क्योंकि G जो वर्ड आता है वो जिरिड के लिए आता है। जिरिड मतलब सिमेट्री के लिए आता है और इसमें ऐसा कोई सिमेट्री नहीं होती है, ये हायर क्लासेस में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर G जो है वो हट जाता है, ठीक है, तो E रह जाएगा और T2 रह जाएगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है डेल्टा टी से। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से भरे जाएंगे, 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। और डेल टी ये कंप्लीट है। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है ये माइनस का 6 डेक्यूरल होती है और यहाँ से यहाँ की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी प्लस की 4 डेक्यूरल। ओवरऑल ये जो पूरी कंप्लीट है ये हमने बताई थी आपको 10 डेक्यूरल वैल्यू होती है। ये आपका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल में ये कंप्लीट होती है। अब देखेंगे कि डेल्टा टी जो है कि ये वाला जो गैप है ये डेल्टा टी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो डेल्टा ओ है उससे कम होता है। तो डेल्टा टी जो है वो 4/9 डेल्टा ओ के बराबर होता है। इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है, ठीक है। और एक चीज़ और होती है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए फॉर्मूला है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये है फॉर्मूला -4 n T2G प्लस 6 n EG, ठीक है, और पीछे डेक्यूरल।
एन यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा +6n T2G। एक मिनट, तुम्हारे बुक में शायद ये कुछ मिसप्रिंट है, मैं ये फार्मूला आपसे बाद में डिस्कस कर लूँगी। बुक में शायद थोड़ा सा गलत दे रखा है ये, ठीक है। ये फार्मूला मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। ये फार्मूला भी ध्यान रखें आप, और इस फार्मूले को किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ये चीज़ है नहीं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बता दूँगी। अब देखो, इस तरीके से जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर स्प्लिटिंग होती है कि लिगेंड जो है वो सबसे पहले मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं, तो मेटल के डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं पाँचों, फिर उनकी एनर्जी बढ़ती है, और जब लिगेंड्स और पास पास आते हैं तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। अब जो लिगेंड्स है वो इन बिटवीन द एक्सिस आते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इन बिटवीन द एक्सिस आते हैं, तो एक्सिस के बीच में ये वाले ऑर्बिटल्स होते हैं DXY, YZ और DZX, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है। तो ये जो सेट होता है T2 सेट, इसकी एनर्जी हायर हो जाती है, और E सेट जो है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, रिपल्शन के दौरान। और पेयरिंग एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा इसके अंदर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ऑफ कलर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑफ कलर है। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर क्या है कि कोई भी जो वाइट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आती है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वो जो कलर हमको दिखता है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब जो किया हुआ कलर है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। मतलब कि श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है, मतलब कि वाइट लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर जब डाली जाती है तो उसका कुछ पार्ट तो अवशोषित हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ पार्ट जो उसका परावर्तित हो जाता है, मतलब कि रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो कॉम्प्लेक्स है उसका कलर वही होगा जो हमको दिखेगा, मतलब कि कॉम्प्लेक्स का जो कलर है, एब्जॉर्ब की गई जो लाइट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। देखो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी विबग्योर, ठीक है। विबग्योर में देखो VI नहीं लिख रही हूँ मैं क्योंकि इंडिगो और ब्लू लगभग सेम ही होता है, BGYOR। वॉयलेट अगर लाइट एब्जॉर्ब होती है तो कॉम्प्लेक्स का कलर येलो दिखता है, ब्लू लाइट अगर एब्जॉर्ब होती है तो कॉम्प्लेक्स का कलर ऑरेंज दिखता है, ग्रीन लाइट अगर एब्जॉर्ब होती है तो कॉम्प्लेक्स का कलर रेड दिखता है, येलो अगर एब्जॉर्ब होती है तो वॉयलेट दिखता है, ऑरेंज अगर एब्जॉर्ब होती है तो कॉम्प्लेक्स का कलर ब्लू दिखता है, और रेड अगर एब्जॉर्ब होती है तो कॉम्प्लेक्स का कलर ग्रीन दिखता है। यहाँ पर ये चीज़ बता रखी है। और डी ट्रांजिशन के कारण ही कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कलर शो करते हैं। डी ट्रांजिशन का मतलब होता है, देखो हमने यहाँ पर ये स्प्लिटिंग पढ़ी थी, स्प्लिटिंग में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं, ठीक है। तुम्हारे कॉम्प्लेक्स के कलर में इतना ही दे रखा है बुक में। तो जो कॉम्प्लेक्स कलर शो करेगा वो एब्जॉर्ब की गई लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उनकी स्टेबिलिटी किस तरीके से देखते हैं हम, ठीक है। अब देखो तुम्हारी बुक में दे रखा है कि जो मोस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल और जो लिगेंड है इनका जो कंपेयर किया गया है वो लुईस एसिड और बेस की तरह किया गया है, कि ये तो लुईस एसिड होती है मेटल हमेशा, और ये लुईस बेस होता है। बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और मेटल जो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर लेती है, ठीक है। तो देखो क्या चीज़ बता रही है कि मेटल है, इसके ऊपर चार्ज है A+, कोई भी चार्ज हो जाएगा। n नंबर में लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड है n, और लिगेंड्स के ऊपर चार्ज है X-, ठीक है। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं ML
स्मॉल n और B प्लस। अब देखो यहाँ पर ये जो A प्लस मेटल के ऊपर चार्ज था, X माइनस जो लिगेंड के ऊपर चार्ज था, और B प्लस जो है वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है। मतलब कि कुल मिला के ये कह दो कि जो B प्लस चार्ज आया है वो A प्लस और X माइनस से आया है। ठीक है, ये चीज़ वही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है या मेटल के ऊपर चार्ज किस तरीके से आया है वो लिगेंड और मेटल के चार्ज के ऊपर का लिगेंड और मेटल का चार्ज डिसाइड करता है। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ मास सेक्शन हमने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th के अंदर। उसके अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है KS, स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है वो होता है रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या चीज़ आई हमारे पास MLN। ठीक है, इसके ऊपर ये चार्ज B प्लस अपॉन में आ जाएगा ये दोनों रिएक्टेंट MA प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा LX माइनस, और ब्रैकेट के बाहर N, नंबर जो है N लिगेंड के। ठीक है, और जो KS की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। मतलब कि स्टेबिलिटी KS की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी किसी भी कॉम्प्लेक्स की उतनी ज़्यादा होगी। अब देखो तुम्हारी बुक में कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, देखो मैं तुमको दिखाती हूँ तुम्हारी बुक का कि Ag प्लस 2NH3 गिव्स AgNH3 का होल्ड है। इसके लिए KS की वैल्यू जो दे रखी है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे Ag प्लस 2CN ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसके लिए KS की वैल्यू स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की वैल्यू दे रखी है 5.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18। ठीक है, आगे दे रखी है Cu प्लस 2 प्लस 4NH3 ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसके लिए KS की वैल्यू 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻21। नेक्स्ट के लिए KS की वैल्यू दे रखी है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27। तो मतलब यहाँ ये बता रखे जिसके लिए KS की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस वही कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो इसके अंदर इन दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्टार्टिंग वाले दोनों Ag के जो कॉम्प्लेक्स हैं उसमें KS की वैल्यू, नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स है साइनाइड के साथ उसमें KS की वैल्यू 5.4, मतलब इन दोनों के अंदर 5.4 ये ज़्यादा KS की वैल्यू है। तो ये एक्सपेरिमेंटल है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। सेम इसी तरीके से जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स है उसमें 4.5 वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट चीज़ हो गई कि स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, KS के ऊपर डिपेंड करती है। KS की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है तुम्हारे बुक के अंदर ये चीज़ दे रखी है कि जितना ज़्यादा किसी भी मेटल के ऊपर चार्ज होगा +3, और यहाँ देखो आयरन के ऊपर +3 चार्ज है और यहाँ पर +2 चार्ज है। तो +3 वाला जो चार्ज है मेटल की रेडियस जितनी कम होगी, चार्ज जितना ज़्यादा होगा मेटल के ऊपर वो कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ +3 चार्ज है, यहाँ +2 है, तो +3 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, फिर आगे बता रखा है कि जब चार्ज सेम होता है तो ये सीरीज़ आपको याद करनी कि चार्ज अगर सेम है तो कॉपर +2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर निकल +2, फिर कोबाल्ट +2, फिर Fe+2, फिर Mn+2। फिर नेक्स्ट आपको बता रहे कि नेचर ऑफ लिगेंड जितना ज़्यादा बेसिक होगा, जितनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी उतना ही ज़्यादा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट है कीलेशन, कि कोई भी लिगेंड कीलेट रिंग अगर बनाता है ना, कि लिगेंड जो है वो कीलेट रिंग है, लिगेंड जो है वो कीलेट रिंग बनाता है तो वो मतलब वो जो है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को कौन कौन सी फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं उसकी स्टेबिलिटी को। फर्स्ट हमने पढ़ा KS। ठीक है, KS की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। सेकंड हमने पढ़ा था कि चार्ज अपॉन रेडियस का रेशो, मतलब कि रेडियस कम होनी चाहिए, स्मॉल रेडियस अगर होगी तो वो कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। थर्ड हमने पढ़ा था कि अगर चार्ज सेम है फिर भी हमने कॉपर, ये आपको याद करना पड़ेगा, कॉपर +2 का कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, निकल +2 का। फिर कि चार्ज सेम हो तो हम कैसे कंपेयर करें, तो इस तरीके से इनके कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, फिर हमने ये चीज़ देखी थी कि नेचर ऑफ लिगेंड, किसी भी कोई अगर लिगेंड है जितना ज़्यादा डोनेट करेगा, नेचर ऑफ लिगेंड कि लिगेंड का नेचर अगर बेसिक होगा, ज़्यादा बेसिक लिगेंड अगर होगा
ठीक है। बेसिक लिगेंड अगर ज़्यादा है, वो ज़्यादा बेसिसिटी शो कर रहा है, तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। और कीलेशन अगर होता है कॉम्प्लेक्स के दौरान, कॉम्प्लेक्स बनने के दौरान अगर कीलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये 5 फैक्टर है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को बताते हैं। अब आगे तुम्हारे जो चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट चल रहा है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो इसमें कुछ पार्ट जो है वो तो तुम्हारे प्रैक्टिकल में है, तो वो चीज़ हम प्रैक्टिकल के दौरान करेंगे। और उसके अलावा कुछ पार्ट है कि अपनी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो होता है, उसके अंदर भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम जो होती है वो आयरन होती है, ठीक है। उसके अलावा सिस प्लैटिन जो है, प्लैटिनम NH3 का होल्ड प्राइस और Cl2, ठीक है। ये सिस प्लैटिन जो है एंटी कैंसर ड्रग है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एंटी कैंसर ड्रग कि मतलब कि कैंसर के रोग में इसका उपचार होता है। और जो फोटोसिंथेसिस, उसमें क्लोरोफिल जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। देखो ग्रीन कलर शो होता है क्लोरोफिल का, तो कलर शो हो रहा है, तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। और ये मैग्नीशियम इसके अंदर मेटल होती है, ध्यान रखना मेटल मैग्नीशियम होती है। विटामिन B12 जो दूध से बनी हुई चीज़ों से हमको मिलता है हमारी बॉडी में, उसके अंदर भी कोबाल्ट मेटल होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश एंटीलुसाइड जो है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। ये आर्सेनिक, मर्करी, टिन, एंटीमनी, कैडमियम, इनका जो पॉइजन है उसमें इसका इलाज किया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको करने हैं कॉपी में, और मुझे मुझे जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आपको डन का मैसेज करके सारे क्वेश्चन, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, तो सारे आपको कंप्लीट करने, और फिर जो डाउट है वो आप मुझे बताना, फिर आगे मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी इस चैप्टर के, ठीक है। फिर इस चैप्टर का नेक्स्ट टेस्ट हो।